हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 19 जनवरी और आज के वीडियो में हम 19 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान किस स्थान पर रहे? तो ये चौथे स्थान पर रहे। अगला है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, श्रीलंका। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक होगी इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 तक के। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरो स्पेस के साथ भागीदारी की है? तो किस बैंक ने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, नेवल एक्सरसाइज वरुण, इसका जो आयोजन है वो भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के बीच होती है वरुण एक्सरसाइज। अगला है, किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, नीलाक्षी साहा सिन्हा को। ध्यान रखेंगे किस देश में? आर्मेनिया में। अगला है, 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो विदिशा जिला है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या है? तो इसकी थीम रखी गई कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की है? तो जो आरोग्य मैत्री परियोजना है इसकी घोषणा की है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पंकज कुमार सिंह को। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इनको डिप्टी NSA नियुक्त किया गया। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को, नाम ध्यान रखेंगे पंकज कुमार सिंह, इनको जो है 2 साल के लिए डिप्टी NSA नियुक्त किया गया। पंकज कुमार सिंह 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और ये 31 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए BSF के 29वें महानिदेशक बने थे। यानी ये जो है महानिदेशक थे। फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में ये रिटायर हो चुके थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव रह चुके ब्रजेश मिश्रा को भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में NSA कौन है? तो अजीत डोभाल, आपने इनका नाम सुना होगा। ये जो है भारत के NSA हैं यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल, इनका नाम याद होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत के डिप्टी NSA किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है पंकज कुमार सिंह को। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। 2 साल के लिए इनको डिप्टी NSA नियुक्त किया गया। अगला है, CB जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मार्शल आइलैंड में। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय ने CB जॉर्ज को, नाम ध्यान रखना है, CB जॉर्ज को समवर्ती आधार पर मार्शल आइलैंड्स में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया। CB जॉर्ज 1993
बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। सीवी जॉर्ज वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। उन्हें टोक्यो में निवास के साथ मार्शल आइलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। मार्शल आइलैंड्स हवाई और फिलीपींस के बीच मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि जो सीवी जॉर्ज हैं इन्हें मार्शल आइलैंड्स में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अभी आपको मैंने क्या बताया था, जो कल आपको कराया था और अभी आपको रिवाइज भी क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें कि अभी हाल ही में आर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में कैसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप नीलाक्षी साहा सिन्हा को कहाँ पे, आर्मेनिया गणराज्य में। और अगर ये पूछा जाए कि मार्शल आइलैंड्स में किसको भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तब आपको नाम ध्यान रखना है सीवी जॉर्ज को। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे। अगला है, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी CHC का फुल फॉर्म क्या है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो जो CHC है यहाँ पर आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से अधिक की कमी है। CHC 30 बेड वाला ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है जो बुनियादी शल्य चिकित्सा, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, इस नाम से इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। इसमें क्या बताया गया, तो इसमें यह बताया गया है कि देश भर के 6064 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें जितनी आवश्यकता है सर्जनों की और बाल रोग विशेषज्ञों की, तो उनमें 80% से अधिक की कमी है इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। तो ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट है इसके अनुसार ये बताया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने इसको जारी किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया। अगला है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा वविलाला को। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये कृष्णा वविलाला है जो कि भारतीय अमेरिकी हैं और इन्हें अभी जो है मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी हैं कृष्णा वविलाला, नाम ध्यान रखेंगे। इनको जो है अभी मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो कृष्णा वविलाला है ये है कौन, तो ये जो है फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं कृष्णा वविलाला। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जो बाइडेन, उन्होंने इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया है। कौन सा अवार्ड है, तो प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। वह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले, क्योंकि भारतीय अमेरिकी हैं तो भारत से अगर देखा जाए कि किस राज्य से संबंधित है तो मूल रूप से ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा इन्हें एक और अवार्ड दिया गया था। तो कौन सा, PLA यानी कि प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये जो अवार्ड इनको दिया गया है मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड, तो ये किसके जन्म दिवस पर या किसकी जयंती पर दिया जाता है या किसकी याद में दिया जाता है, तो ये मार्टिन लूथर की याद में दिया जाता है। मार्टिन लूथर कौन थे, तो मार्टिन लूथर जो है ये अमेरिका के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका का गांधी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको कहा जाता है तो मार्टिन लूथर को। और जो मार्टिन लूथर हैं इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 को अटलांटा जॉर्जिया में। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको ये किसको दिया गया है अभी 2023 में, तो कृष्णा वविलाला को जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना
बहाल कर दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अभी जो है चुनाव हुए थे और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बना था, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ये जो है यहाँ के सीएम बने और इन्होंने ये घोषणा की थी कि जैसे ही सरकार बनती है तो वो पुरानी जो पेंशन है उसको लागू कर देंगे और इन्होंने अभी जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार के इस फैसले से करीब 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा। एनपीएस का मतलब क्या है, तो न्यू पेंशन स्कीम के जो कर्मचारी थे उनको इससे लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 18 से 60 साल की आयु वर्ग की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये देने के अपने चुनावी वादों को भी पूरा कर दिया है। यानी अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने जो है क्या किया, एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने का भी फैसला किया है। तो कहने का मतलब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको बहाल करने का फैसला किया गया। दरअसल दोस्तों क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम और जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, देखिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें क्या है कि जो कर्मचारी है जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तो उसके बाद उसको जो है उसका जो भी वेतन होगा उसकी आधी पेंशन दी जाती थी, ठीक है, और उसके लिए उस कर्मचारी को कुछ भी नहीं देना पड़ता था, यानी कोई भी जो उसके पैसे हैं वर्तमान में वो नहीं कटाने होते थे। लेकिन जो अभी एनपीएस है, जैसे कि ओपीएस बंद हो गया था, तो एनपीएस जो लागू किया गया इसमें यह कहा गया कि जो कर्मचारी है उसको 10% जो है अपनी जो वेतन होगा, जो सैलरी होगी वो कटानी होगी, उसके बाद जो है उसी के आधार पर उसकी पेंशन बनाई जाएगी। तो ये चीज़ थी इसमें, जो कर्मचारी थे उनको इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो नुकसान था। लेकिन अभी जो है ओपीएस लागू हो जाएगा तो कर्मचारियों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको जो है लागू कर दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में क्या कहा गया कि 18 से 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये देने का भी यहाँ पे काम किया जाएगा, जो कि कहा गया था चुनाव के पहले। अब दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे? तो लाहौल घाटी के सिस्मू में। ध्यान रखेंगे इस बात को, लाहौल घाटी के सिस्मू में जो है आयोजन किया गया है किसका? देश में पहली बार स्नो मैराथन यानी कि बर्फ में मैराथन का आयोजन किया गया। अगला है अटल सुरंग जिसका रोहतांग सुरंग नाम है, रोहतांग सुरंग इसका नाम था और अभी नया जो नाम है वो अटल सुरंग हो गया। तो दोनों ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह से पूछा जाए रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है तो अटल सुरंग है, ठीक है। ये है कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश में है और ये कितनी लंबी है? तो 9.02 किलोमीटर ये लंबी है। इस बात को ध्यान रखेंगे अटल सुरंग से संबंधित। अगला है राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो पिलघाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये भी हिमाचल प्रदेश में है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। इसको ध्यान रखेंगे, ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित और ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले मतदाता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ तो वो कहाँ से थे? ये थे हिमाचल प्रदेश से। उनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उनको नाम ध्यान रखेंगे, क्या नाम था? तो श्याम शरण नेगी, ये इनका नाम था श्याम शरण नेगी और इनका हाल ही में निधन हुआ था और ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कितनी साल की उम्र में निधन हुआ तो वो भी ध्यान रखेंगे, 106 साल की उम्र में इनका निधन हुआ और ये कहाँ से संबंधित थे? तो हिमाचल प्रदेश से ये संबंधित थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से संबंधित अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात है तो यहाँ पर मैप में भी हम हिमाचल प्रदेश को देखेंगे। तो ये है इंडिया का मैप, यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में ऊपर की ओर ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच कर रहा है?
तो देख सकते हैं ऊपर की ओर लद्दाख हो गया, यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, नीचे की ओर पंजाब है, यहाँ पे उत्तराखंड है और यहाँ पे ये हरियाणा है। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को टच करता है हिमाचल प्रदेश। और जो हिमाचल प्रदेश है इसकी कैपिटल क्या है, तो शिमला इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र अर्लेकर, ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। अगला है किस देश की आबादी में 60 वर्षों के बाद गिरावट आई है, तो चीन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चीन की जनसंख्या में साल 1961 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अब चीन में नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गई है, यानी यहाँ पर जो आबादी है वो घटने लगी है। चीन में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो पैदा होने वालों से ज़्यादा है। चीन में 2022 में प्रति 1000 लोगों पर 6.77 जन्म दर रही और 2021 में कितनी थी, तो 7.5 तो यहाँ पे 2021 में जन्म दर थी, यानी कि 2022 में ये घट गई है। अभी अगर बात करें कि यहाँ पर मृत्यु दर कितनी है, तो पिछले साल यानी साल 2022 में 1000 लोगों पर 7.37 जो है ये क्या रही, मृत्यु दर रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में जो जन्म दर है वो 6.77 रही और जो मृत्यु दर है वो 7.37 रही। यानी पैदा होने वालों की जो संख्या है, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या मरने वालों से कम है, यानी यहाँ पर नकारात्मक नेगेटिव जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गई है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के अंत में देश की जनसंख्या 1.41175 अरब थी, जो साल 2021 के 1.41260 अरब के मुकाबले कम है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अभी चीन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और यहाँ पर क्या हुआ, जो जनसंख्या है वो नेगेटिव में जा रही है, यहाँ पर नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गई है, यानी यहाँ की जो जनसंख्या है वो कम होने लगी है। जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या से ज़्यादा मरने वालों की यहाँ पे संख्या हुई है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में HLV फिल्म सिटी का किस राज्य में शुभारंभ किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब में। दोस्तों पंजाब में स्थानीय स्तर पर कलाकारों को फिल्म निर्माण से जुड़ी बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से HLV फिल्म सिटी का शुभारंभ किया गया। HLV फिल्म सिटी की स्थापना के पीछे एक लक्ष्य है, क्या है, तो वो ये है युवा फिल्म निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं को इनोवेटिव विचारों को प्रोत्साहित करने के साथ ही फिल्म उद्योग से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, तैयार करना, ये इस फिल्म सिटी का उद्देश्य होगा। यहाँ फिल्म सिटी के फिल्म निर्माण के आधुनिकतम उपकरण और संसाधन जुटाए गए हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य में HLV फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है, तो वो की जा रही है कहाँ पे, पंजाब में। उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य यही है कि जो युवा हैं उनको जो है क्या किया जाए, फिल्म के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। अगला है हाल ही में AD दामोदरन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये वैज्ञानिक थे, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध वैज्ञानिक और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व निदेशक AD दामोदरन का शुक्रवार को निधन हो गया। ये 87 साल के थे। परमाणु वैज्ञानिक दामोदरन के परिवार में पत्नी EM मलाथी और एक बेटा और एक बेटी है। दामोदरन ने 1985 में CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में पदभार संभाला। उन्हें युवा वैज्ञानिकों को CSIR में शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार संस्थान की प्रोफाइल को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इनसे संबंधित पूछा जा सकता है कि हाल ही में AD दामोदरन का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगला है किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इटली के ये हैं। दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक इतालवी व्यक्ति हैं मिशेल सेंटेलिया, नाम ध्यान रखना है इनका। तो इन्होंने क्या किया, अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये किस तरह का है,
तो इन्होंने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जिसे मिरर राइटिंग कहते हैं। सेंटेलिया 4 पूरी तरह से खाली कीबोर्ड का उपयोग करते हुए पुस्तकों को उल्टी दिशा की ओर बिना देखे टाइप करते हैं। इन्होंने कई सारी किताबों को उल्टा टाइप किया है, जैसे बाइबल है, हम्मुराबी की संहिता है, गिलगमेश का महाकाव्य हो गया, प्राचीन मिस्र से मृतकों की पुस्तक हो गई, लियोनार्डो दा विंची के लेखन, सभी को इन्होंने उल्टा टाइप किया। इसके अलावा अपने इंडिया की बात करें तो इन्होंने चारों भारतीय वेदों को उल्टा टाइप करके एक ही पुस्तक में संकलित किया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसा है, तो इन्होंने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, जिसको मिरर राइटिंग कहते हैं। अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि हाल ही में मिरर राइटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, तो मिशेल सेंटेलिया ने, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको इमेज दिखाएंगे, ये है मिशेल सेंटेलिया और इन्होंने ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जो आप ये बुक देख रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है ये कैसा है, जिस तरह से आप कोई लाइन लिखेंगे उसको आप अगर मिरर के सामने करेंगे तो उल्टा प्रतीत होगा, तो वैसे ही राइटिंग इन्होंने टाइप की है। अगला है, हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति निधन हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 118 साल की उम्र में। दोस्तों 17 जनवरी को दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का 118 साल की उम्र में निधन हो गया। सुश्री रैंडन, जिन्हें सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जाना जाता था, फ्रांस के टूलोन में अपने नर्सिंग होम में सोते हुए मर गई। उनका जन्म कब हुआ था, तो 11 फरवरी 1904 को दक्षिणी फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और हाल ही में इनका निधन हो गया। अब दोस्तों आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन आपको कराया था कि 2022 में एक बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ था और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी, ठीक है। नाम क्या था इनका, तो केन तनाका इनका नाम था और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी, जापान की रहने वाली थी और 119 साल की थी। इनके निधन के बाद जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई वो बन गई थी ल्यूसिल रैंडन और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया, यानी 17 जनवरी को इनका निधन हुआ और इनकी एज 118 साल थी। तो देखिए दोनों ध्यान रखेंगे, अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि हाल ही में जापान के, क्योंकि हो सकता है आपसे पीछे का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जापान के किस व्यक्ति का निधन हो गया जो कि दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, तो केन तनाका नाम याद रखेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि हाल ही में फ्रांस, क्योंकि इनका दक्षिणी फ्रांस में जन्म हुआ, फ्रांस से संबंधित किसका निधन हो गया जो कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो ल्यूसिल रैंडन। दोनों को आप यहाँ से याद रखेंगे। अब दोस्तों इनकी इमेज आपको दिखाएंगे ल्यूसिल रैंडन की, तो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये ल्यूसिल रैंडन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया और ये प्रेजेंट टाइम में केन तनाके के बाद दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। तो दोस्तों ये थे 19 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लगी तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे चुना गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट था, आर बोनी गैब्रियल, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या करो। यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।